हमारे 2 लेक्चर हुए थे, तो एक में हमने टैक्स ईयर पढ़ लिया था और उसके बाद टैक्स ईयर में नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने उसकी प्रैक्टिस की थी, कुछ पास पेपर किए थे और उसके बाद जनाब हम चले गए थे टैक्स। हमने पहले टोटल इनकम पढ़ी और उससे पहले हमने हेड्स पढ़े। तो टोटल इनकम, फिर सारे के सारे हेड्स, और उसके बाद हम पहुंचे थे टैक्सेबल इनकम। क्लियर है? ठीक है। तो आज इसमें थोड़ा सा इसी को फर्दर लेके चलते हैं। होता क्या है कि आपकी से इनकम फ्रॉम सैलरी है, मैं ऐसे लिखूंगा, आपने पूरा लिखना है, एब्रिविएशन यूज़ नहीं करनी, क्योंकि आपके पास पूरा पेपर होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी है से 6 लाख, 6 लाख। उसके बाद आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ठीक है, वो आप कर लें कि 7 लाख, ठीक है। इसी तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है आपकी, वो 2 लाख कर लें। क्लियर है? इसके बाद जनाब आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, करें ना करें कैपिटल गेन, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, वो जो है 1 लाख है। तो सारे हेड्स की इनकम प्लस एग्जाम्प्ट इनकम, तो ये हमारी क्या बन गई? टोटल इनकम, ठीक है। तो ये कितनी बन गई? 16 लाख। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये हमारी टोटल इनकम है। इसमें से हम लेस करेंगे एग्जाम्प्ट इनकम, ठीक है। एग्जाम्प्ट इनकम 1 लाख रुपया, ठीक है, और हमने ज़कात भी दी हुई है, डिडक्टेबल अलाउंस। क्लियर हो गया? तो वो भी हम लेस कर लेंगे, ठीक है। और एक एग्जाम्प्ट इनकम लेस होगी, दूसरा डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस भी टोटल इनकम में से लेस होता है ना, पता है ना? ठीक है। वो कितनी? 50 ज़कात 50,000 कर, मेरी मर्जी, मैंने दी है 50,000, ठीक है। ये लेस करें तो हमारे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम, ठीक है। टैक्सेबल इनकम होती है टोटल इनकम अदर देन एग्जाम्प्ट इनकम एंड डिडक्टेबल। क्लियर है? नहीं जी, कितनी? 14,50,000, ठीक है। इस पे मैं अब टैक्स दूंगा, ये कहलाती है मेरी टैक्सेबल इनकम। जो भी रेट होगा, जैसे कंपनी है तो 29% लगाऊंगा और वो टैक्स दे दूंगा, तो टैक्सेबल इनकम में मैंने टैक्स देना है, ठीक है। अब ज़रा सुनिए, मैं अब डिडक्टेबल अलाउंस हमारा एक था जो अभी हमने देखा है, वो है ज़कात। डिडक्टेबल अलाउंस और भी होते हैं, ठीक है। तो हम ज़कात को मैं बताने लगा हूँ, फिर हम ज़कात को पढ़ते हैं। ज़कात डिडक्शन नहीं है, ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस, ठीक है। चलिए, सेल्स मेरी 100 मिलियन, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 120 है, तो मेरा लॉस 20 का। इसको हमने चैप्टर 11 के तहत करना। क्लियर हो गया? चैप्टर 11 क्या कहता है? वो कहता है कि ये आपकी मर्जी है, आपने इसके साथ क्या हशर करना है, ठीक है। ये सेल्स है, कोशिश करें टाइम पे आपके कंसेप्ट मिस ना हो। ये सेल है और ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। क्लियर हो गया? तो ये 0 है, लेस देन 0 है, मोर देन 0 है, लेस देन 0 नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में लॉस है, ठीक है। अब जरा इसी को पॉइंट देना, ये लेस देन 0 है, ठीक है। अब करते क्या है, वो आपको एक ऑप्शन देते हैं, ठीक है। एक तो पहले पहुंचे, हमने टैक्सेबल इनकम एक जगह पे पढ़ा था,
अच्छा, डिडक्शन की वजह से लेस देन 0 हो सकता है, डिडक्टेबल अलाउंस की वजह से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका मतलब है अगर टोटल जो मैंने कहा, ये टोटल इनकम हमारी है समझ लें 100, और किसी भी वजह से ज़कात जो है 120 है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे बल्कि इसको 0 लिखें। नहीं समझे? ये डिडक्शन की वजह से लॉस होगा, ज़कात की वजह से लॉस नहीं होगा। ये वाली बात समझ आई? तो एक हमने छोटी सी एक बात छोटी थी, ठीक है, और वो क्या है? वो कहता है अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम फॉर द, और उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम के बाद वो कहता है जो है नॉट बिलो देन 0 बाई द कौन से वाला, रिड्यूस बाई द सम कौन से वाला, डिडक्टेबल अलाउंस। और इधर क्या लिखा हुआ है? बट नॉट, तो इसका लिखें कि डिडक्शन की वजह से लॉस होगा, 0 से नीचे जाएंगे, लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस की वजह से कभी लॉस नहीं होगा, यानी बिलो, बस ये होगा। हम समझेंगे हमारी इनकम भी कितनी है, 100 है, तो हमारी जो ज़कात है वो भी 100 है। आगे क्या करते हैं वो बता देते हैं। इसकी बात की समझ आ गई, नॉट बिलो 0, क्योंकि बात किस शुरू हुई? फॉर द ईयर रिड्यूस बाई सम डिडक्टेबल, लेकिन जब रिड्यूस करेंगे नॉट बिलो 0, तो बिलो 0 किसके केस में? डिडक्शन, कॉस्ट, एक्सपेंस की वजह से होगा, डिडक्टेबल अलाउंस की वजह से नहीं होगा। और डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में तो फर्क पता है, वो किसी खास हेड में जाके लेस होता है, और जो डिडक्टेबल अलाउंस है वो टोटल। करते क्या है, होता क्या? ये जो 20 है ये हमारा लॉस है, बिलो 0 है, अबव 0 है, बिलो 0 है, ठीक है, बिलो 0 है, ठीक है। डिडक्शन की वजह से बिलो 0 हो सकता है, डिडक्टेबल अलाउंस की वजह से बिलो 0 नहीं हो। ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब हम इसको करें, ये है बिलो 0। वो कहते हैं आपकी मर्जी है, ये 20 अगले साल मेरी इनकम है से लाख रुपया और मेरा खर्चा है से 70 रुपया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो? 30। मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड होके कितना आ रहा है? 20 वाला, तो ये लेस होके बाकी मेरी इनकम। इसको कहते हैं लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना। आपकी मर्जी है लॉस को क्या करे? कैरी फॉरवर्ड करे। आपकी मर्जी है, पिछले साल का आप हिसाब दे चुके हैं, समझ लीजिए 2025 है, 25 में मुझे लॉस है, मैं चाहे किस में ले जाऊं, 26 में, इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। अगर मैं इसको पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ूं, वो कैसे होता है, वो बात की बात है, उसको रिटर्न रिवाइज करना कहते हैं। मैं इसको चाहूं तो 24 में भी लेके जा सकता हूं, तो उसको मैं क्या कहूंगा? कैरिड बैक। मैं लॉस चाहूं तो अगले सालों में ले जाऊं, कैरी फॉरवर्ड कर लूं। मैं चाहूं तो क्या करूं? क्लियर हो गया? और मैं चाहूं तो इस पे 29, अगर देखें, अगर ये मेरी इनकम होती, कंपनी का टैक्स अभी बात कर रहा हूं, तो मुझे इस पे 29, कैरी फॉरवर्ड समझ आ गया, कैरिड बैक समझ आ गया कि पिछले साल की इनकम के साथ कर लूं या अगले साल की इनकम के साथ कर लूं। क्लियर? मेरा 20 लॉस है, अगर ये मेरा प्रॉफिट होता तो मुझे कंपनी की बात कर रहे हैं, हालांकि कंपनी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जो इंडिविजुअल वाले रेट्स अभी हमने पढ़े नहीं है, तो अभी कंपनी की बात करें, कंपनी का हमें पता है कौन से वाला रेट हो, 29%। तो मुझे इस 20 मिलियन का 29% टैक्स देना पड़ता। ये वाली बात समझिए। अगर ये मेरा लॉस ना होता, प्रॉफिट होता, तो मुझे क्या देना पड़ता? टैक्स देना पड़ता। अगर मुझे लॉस है तो गवर्नमेंट मुझे वापस करे 29%, यानी अगर पेएबल है तो वो टैक्स है। एक है रिफंडेबल, कि जब मुझे इनकम होती है तो मैं पैसे देता हूं गवर्नमेंट को, और जब मुझे लॉस होता है तो मैं गवर्नमेंट मुझे दे ना, ठीक है। इसको कहते हैं रिफंड करना। इसको क्या करता है? रिफंड। तो लॉस को, अब जरा सुने, लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है, लॉस को रिफंड भी किया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब जरा सुनिए, आखिरी बात बताने लगा हूं। कैरी फॉरवर्ड समझ आ गया? मैं लॉस को अगले साल की किसी इनकम के साथ क्या कर लूं? एडजस्ट कर लूं, कैरी फॉरवर्ड। मैं किसी पिछले साल की इनकम के साथ लॉस को एडजस्ट कर लूं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? कैरिड बैक। अगर मैं मौजूदा गवर्नमेंट से कहूं मुझे पैसे वापस करो,
इसको कहते हैं रिफंड। एक होता है टैक्स पे करना, वो हम पे करते हैं, जब गवर्नमेंट हमें पे करे तो उसको कहते हैं रिफंड करना, ठीक है, रिफंड करना, ठीक है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आगे आएगा, यानी या पेएबल होता है या रिफंड, ये भी हो सकता है। अब आखिरी पॉइंट बताने लगा हूं, दो क्लियर हो गए। एक मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उसमें तो ये लॉस पता है मुझे कितना, 20 का, और मेरी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें इसमें 20 का मुझे लॉस है और इसमें मुझे, तो मैं इसी साल 2025 में ही इनको एडजस्ट कर लूं, इसको कहते हैं सेट ऑफ, ठीक है। एक हेड में मुझे यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस में मुझे क्या है, लॉस है, और दूसरे हेड में मुझे क्या है, तो मैं चाहूं तो यानी प्रॉफिट को दूसरे के लॉस के साथ एडजस्ट कर लूं, इसको कहते हैं सेट ऑफ। तो जो लॉस है उसके 4 तरीके हैं, दैट मे बी कैरी फॉरवर्ड, दैट मे बी कैरिड बैक, दैट मे बी रिफंडेड, दैट मे बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस जब लॉस ही नहीं है, ना कैरी फॉरवर्ड होगा, ना कैरिड बैक होगा, ना रिफंड होगा, ना एडजस्ट होगा, सेट ऑफ होगा। सेट ऑफ का दूसरा वर्ड एडजस्ट भी है। क्लियर हो गया? ये चारों नहीं होंगे, डिडक्टेबल अलाउंस और डिडक्शन, इनका फर्क पता चला। ये नॉट बिलो देन जीरो है, ये बिलो देन जीरो जा सकता है, यानी लॉस हो सकता है नेगेटिव में, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी बैक करेंगे, और क्या करेंगे, या तो रिफंड मिलेगा, या जो ज़कात है ना कैरी फॉरवर्ड ना कैरी, यानी लॉस ही नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं है, कैरीड बैक भी नहीं है, रिफंड भी नहीं है, एडजस्ट या सेट ऑफ भी नहीं है। क्लियर है बेटा? इसी को लेके आगे चलते हैं, ज़कात अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं कैरीड बैक करेंगे हम पहले, क्या हमने से जो है वो एक सिचुएशन निकलती है किसी हद तक, ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम बस ये कि अगले साल में ले जाएं तो वो कैरी फॉरवर्ड, और पिछले साल में ले जाएं कैरीड बैक। थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं बस नहीं बताता कैसे करते कैसे हैं पिछले साल में, वो बाद में करेंगे, बस इतना है। आगे ले जाएं कैरी फॉरवर्ड, पीछे ले जाएं कैरीड बैक, बस इतना याद कर लें जी। जी उसी साल में 2 तरीके हैं, या तो गवर्नमेंट से रिफंड ले लें या फिर किसी और हेड के इनकम के साथ एडजस्ट कर ले, उसको एडजस्ट भी कहते हैं, उसको सेट ऑफ भी, सेट ऑफ लॉसेस। ज्यादा डिटेल हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको ज़कात के पढ़ाने की वजह से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें ये सारा कुछ होता है लॉसेस में, ज़कात में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए ज़कात को फर्दर थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसको रेज कर दो बेटा, चल। हम 5 हेड पढ़ेंगे, 5 चैप्टर है, बल्कि बिजनेस के 2 हैं, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का, इनकम फ्रॉम बिजनेस का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, इनकम फ्रॉम बिजनेस के 2 चैप्टर, यानी डिटेल से पढ़ेंगे इनमें क्या होता है। इसी तरह सैलरी, इनकम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हर एक अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम ये आएगा एग्जम्पशन में, एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, उसमें बाकी एग्जम्पशन भी होंगे, सिर्फ हम एग्रीकल्चर इनकम लेके चलें। जब तक हम रेट्स पढ़ नहीं लेते इंडिविजुअल और एओपी के, हम कंपनी वाला यूज करेंगे। कौन से वाला? 29%। हालांकि हमारी कंपनी है नहीं, बस उसका एक ही रेट है, लिहाजा वो आसान हो जाता है। उसके बाद कौन से वाली? ये टोटल इनकम होगी। उसके बाद कौन? एग्जाम्प्ट को हमने लेस कर दिया, एक दफा ऐड किया और एक दफा क्या कर दिया? लेस कर दिया, ओके। उसके बाद डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस काफी सारे हैं, ज़कात उनमें से एक है, ठीक है। अगले चैप्टर पे काफी सारे डिडक्टेबल अलाउंस लिखे हैं, बाद में पढ़ेंगे। ज़कात, अब जब ज़कात पे करते हैं तो आपने ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स का कौन सा ऑर्डिनेंस है? इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ज़कात का भी कोई ऑर्डिनेंस होगा, सेल्स टैक्स का, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। क्लियर है? हर एक अपना कानून होता है, ज़कात के अपने कानून है, वो है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। इससे ज्यादा आपने याद नहीं रखना, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। अगर इस ऑर्डिनेंस के तहत पे करें तो आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा,
और अगर आपने इसके अंडर पे नहीं की तो आपको डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। इसके अंडर क्या होता है, पूरा एक फंड होता है जिसको कहते हैं सेंट्रल ज़कात फंड, आपने उसमें जमा करवानी। ठीक है, इससे ज्यादा हमने इसके बारे में नहीं जानना। तो अगर ज़कात पे करनी है और आप कहते हैं कि मुझे क्या मिले, डिडक्टेबल अलाउंस, इसका क्या मतलब है, टोटल इनकम में से लेस होगा तो इनकम कम हो जाएगी ना, टैक्स कम हो जाएगा। आप कहते हैं गवर्नमेंट से मुझे टैक्स का फायदा मिले, मैंने ज़कात पे किया, तो फिर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत पे करो, अपनी मर्जी से ना पे करो। वो क्या कहते हैं ज़कात एंड उशर के सेंट्रल ज़कात फंड में जमा कराओ। अब आपको भुलाने के लिए वो क्या कहेगा, वो कहेगा हमने अपने किसी दोस्त को ज़कात दी है, डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है वो कहता है किसको पे करें, सेंट्रल। दूसरा जरा सुने, आप कहेंगे मैंने फैमिली रिलेटिव उनको पे की है, नहीं भाई, आपको ज़कात तो है आपकी, अल्लाह की तरफ से तो कबूल हो गई, लेकिन आपको एफबीआर की तरफ से कबूल नहीं हुई, आपको डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरा वो क्या कहता है, वो कहता है हमने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दी है। ठीक है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को भी नहीं देनी थी, किसको किसको, सेंट्रल ज़कात फंड में। जब आप अप्रूव्ड का वर्ड सुनते हैं तो आप कहते हैं अच्छा नहीं, सिर्फ किस में जमा करानी, याद, अच्छा अगर वो चुप रहे फिर ना, फैमिली नहीं दी है ये नहीं बता रहे, बस ज़कात पे की है, ज़कात पे की है तो सेंट्रल ज़कात फंड में जमा कराए, यानी ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत दी है। अगर वो चुप हो तो इसका मतलब है सेंट्रल ज़कात फंड, अगर वो बता दे सेंट्रल ज़कात फंड, अगर वो कह दे ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ये ज्यादा यूज करता है। इसका मतलब यही होता है कि कहां जमा कराइए, बुलाने के लिए आपको कहता है मैंने फ्रेंड्स को पे की है, मैंने फैमिली को पे की है, रिलेटिव को पे की है। ठीक है, ओके, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में दी है। इन सारे का मतलब है आपको ज़कात तो आपने पे किया लेकिन आपको डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। ज़कात की वजह से बिलो जीरो नहीं जा सकते, ये हमारे दरमियान ऑलरेडी तय हो चुका है, क्योंकि ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस की वजह से बिलो जीरो, इसका मतलब इसमें लॉस नहीं होगा, इसका मतलब ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इसका मतलब ये कैरिड बैक नहीं होगा, इसका मतलब है ये एडजस्ट भी नहीं होगा, रिफंड भी नहीं। ये क्लियर है, चलिए आज ज़कात पढ़ते हैं। इनको नहीं, इसके लिए इदारे नहीं होते, वो देखें, सदकात और ज़कात ये लफ्ज यूज करते हैं अलग अलग। हमने ज़कात पढ़ ली, जो सदकात होता है वो होती है डोनेशन, उसकी अलग ट्रीटमेंट है। तो सदका और है, अगर आपने ज़कात देनी है तो आप सेंट्रल ज़कात फंड में दें, और सदकात दोनों में फर्क है। क्या है, ज़कात जो होती है वो नसाब है, एक टैक्स है, सदका आप अपनी मर्जी से देते हैं, जो ज़कात है वो फर्ज है, वो पता नहीं 2.5% होती है, नहीं उसका रेट है ना, उसका रेट है। तो सदका आप जितना दें, यानी डोनेशन जितनी मर्जी करें, ज़कात इसके मुताबिक। डोनेशन अभी हमने नहीं पढ़ा, वो हम पढ़ेंगे बड़ी डिटेल के साथ, अभी नहीं। चले डिडक्टेबल अलाउंसेस पढ़ने लगे। सबसे पहला कौन से वाला, ज़कात। अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्टेबल अलाउंस, मतलब उसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा फॉर अमाउंट ऑफ एनी ज़कात पेड बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर। जिस टैक्स ईयर में 25 में देगा तो 25 में मिल जाएंगे, आपको पता है ना टैक्स ईयर क्या होते हैं, दैट में बी स्पेशल, दैट में बी नॉर्मल। अंडर कौन से वाला, ज़कात एंड उशर, इसके साथ लिखे। ठीक है, मींस पेमेंट किस में, सेंट्रल ज़कात फंड में। ये लिख ले, ये लिखा हुआ नहीं है, अंडरस्टूड है। मेरी टोटल इनकम 100, ये भी लिख लीजिएगा, ये कहीं नहीं लिख, शायद नीचे लिखा हो, चले जरा पढ़। ज़कात मेरी 120,
तो इधर क्या लिखूंगा, 20 का लॉस, कुछ भी नहीं लिखूंगा। कितना एडजस्ट नहीं हो सका, 20। आए पढ़ते, एनी अलाउंस आर पार्ट ऑफ एन अलाउंस, पूरे का पूरा 120 या उसमें से सिर्फ 20, कितना 20, हमारा 20 अंडर दिस सेक्शन फॉर, अरे टैक्स ईयर पता है हर दफा कहेगा, दैट इज नॉट फुल्ली डिडक्टेड। कितना नहीं डिडक्ट हुआ, 100 में से, सॉरी 120 में से 100 रुपए, सॉरी 20 रुपीज नहीं हुए। वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम माइनस डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द ईयर शेल नॉट बी रिफंडेड, समझ गए, शेल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू आने वाला साल, ठीक है, एंड शेल नॉट हर एक के साथ लगेगा, शेल नॉट बी रिफंडेड, शेल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, शेल नॉट बी कैरिड बैक टू पिछले वाला साल। क्लियर हो गया। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, assume zakat has been paid, zakat and ushara dinner, zakat paid to relative friends will not be deducted, और साथ में लिख लें अगर zakat paid to approved institution फिर भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रल zakat फंड में जमा करानी। एक बात इजाफी है सेंट्रल zakat फंड वाली और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, ये लिख लें फिर आगे चलते। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को भी दें तब भी ज़कात अलाउड नहीं होगी, क्योंकि ये अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को नहीं देनी, ये सेंट्रल ज़कात फंड में जमा करवानी। बड़ी इनकम है, अच्छा डिडक्टेबल इनकम कहाँ होती है, अच्छा एग्जाम्प्ट इनकम क्या है, 20 रुपीज, ओके, नहीं ना 100 प्लस 20 पहले करोगे तो 120 बन जाएगी, फिर 20 लेस कर दोगे तो आपकी 100 की 100 बच जाएगी। भाई ये देखिए ये दोनों टैक्सेबल थी, ये एग्जाम्प्ट है, ये मिल के उसमें से क्या होगी। अब बताएं क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं। हाँ टोटल में से तो जो उसका आंसर आएगा आप उसमें से कह रहे हैं कि डिडक्टेबल अलाउंस, नहीं आप डायरेक्ट कर दें, इधर वो लिखे 16 में से 1 लाख कर दे, 15 में से 50,000 करें, तब भी यही आंसर है। तो ये प्रेजेंटेशन का फर्क है। अब बताएं कहना क्या चाहते। अच्छा मैंने बुलाया, मेरे कंसेप्ट का बेड़ा कार करने लगा था। नहीं जी आज चले ठीक है, बेटा क्वेश्चन ऐसा करना है, नहीं बाकी क्लासेस को भी पढ़ाना है, यहाँ पे मैं पागल ना हो जाऊं बस, बाकी ठीक। चलें आज नेक्स्ट है एक और हम पढ़ने लगे हैं, वो है वर्कर वेलफेयर फंड। दोनों एक जैसे हैं, एक है वर्कर वेलफेयर फंड और एक है वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ठीक है। वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट होता क्या है, बिजनेसमैन को कहते हैं, ये भी डिडक्टेबल अलाउंस, इसका मतलब ये कहां से लेस होगा, किसी हेड में जाके या टोटल इनकम से, टोटल इनकम से, ये तो बात तय होगी, ठीक है। जिस तरह ज़कात है बिल्कुल उसी तरह से ये है। अब किसी बिजनेसमैन को कहते हैं भाई तुम जो प्रॉफिट कमा रहे हो, से उसका 100 मिलियन प्रॉफिट आया, अब प्रॉफिट है, ठीक है, 100 मिलियन प्रॉफिट आया, सेल्स नहीं है प्रॉफिट है, तुम्हारा 100 मिलियन प्रॉफिट आया, ये किसकी वजह से आ रहा है, ठीक है तुम्हारी मशीनरी है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें कुछ लोग हैं तुम्हारे मजदूर वगैरह, ये उनकी वजह से आ रहा है। तो उनको आप जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ के आएंगे, इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। चले अगर नहीं पढ़ा तो छोड़ दें। वो कहते हैं भी कुछ अपना 0.5% या 1% या 1.5%, समटाइम कुछ जगहों पे 2%, इस प्रॉफिट का मजदूरों की, लेबर की, अपने वर्कर्स की फलाह के लिए लगाओ, ठीक है। तो वर्कर वेलफेयर फंड और फिर क्या है, इसका नाम है वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन। वर्कर किस में, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर रहा है फंड। तो हमने इन दोनों में क्या फर्क होता है हमने नहीं पढ़ना, हमने तो इसको एज ए डिडक्टेबल अलाउंस लेना। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। 2012 तक ये जाता था फेडरल के पास, वर्कर वेलफेयर फंड भी और वर्कर जो है प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड,
ठीक है। वर्कर जो है इसको प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड भी कहते हैं, वर्कर प्रॉफिट फंड भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम। ये जाता था फेडरल के पास, ठीक है। 2012 के बाद आई 18वीं तरमीम, ठीक है, 18th अमेंडमेंट उसको कहते हैं। उसके बाद ये चला गया प्रोविंसेस को, ठीक है। अब ये हर एक सूबे की तरफ जा रहा है। ये बताएं ज़कात का कानून क्या है? ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सेल्स टैक्स का सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इसका भी तो कोई कानून होगा। पहले वो फेडरल था, अब वो क्या होगा? प्रोविंशियल। फेडरल का तो चलो याद कर दे, प्रोविंसेस कितने हैं? तो इन 4 नाम याद करें, नहीं इसका नाम बता देते हैं। फेडरल के तहत, फेडरल में वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड जहां पे जमा होता था फेडरल, उसका कानून बता दिया। और इसका कहता है 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने इसके लिए जो भी कानून बनाया उसके तहत जमा करवाएं। अब ये बात ये क्लियर हो गया। एक कंपनी जिसका ऑफिस पंजाब में है, 2012 से पहले वो फेडरल को जमा कराती होगी, और अब कौन से वाली गवर्नमेंट को जमा कराती है? पंजाब गवर्नमेंट को। और एक जिसका कराची में है, 2012 से पहले फेडरल को, और अब कराची में, यानी सिंध गवर्नमेंट का जो वर्कर वेलफेयर फंड का या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड का कानून चल रहा है उसके तहत जमा करा देती हूं। ये क्लियर है? अब जरा सुनिए, नेस्ले कौन से सूबे में है? चारों सूबों में, हर जगह, ठीक है, किसी एक सूबे में नहीं है। क्लियर हो गया? अब ये किसको जमा कराए? फेडरल को। नहीं नहीं नहीं, अब ये नहीं 4 फंड जमा कराए, प्रॉफिट तो एक ही जगह होगा ना। उसका मुल्तान में भी ऑफिस है, उसका इस्लामाबाद में भी ऑफिस है, उसका कराची में भी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? वो जो एक से ज्यादा प्रोविंसेस में ऑपरेट करती हो। अब वो किसको जमा कराए? फेडरल को। और अगर उसने गलती से किसको जमा करा दिया? डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? किसको जमा करानी है भाई? फेडरल को। अगर ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन किसको जमा करा दे? प्रोविंसेस को, तो उसको मिलता है आगे जाके, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो ब्रैकेट में लिखा होगा, हम नहीं पढ़ेंगे। कुल मिला के बात करते हैं। WWF, WPPF, इंप्लायर या बिजनेसमैन अगर अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाले और वर्कर के फायदे के लिए इन दोनों फंड में से किसी में भी जमा कराए तो उसको मिलेगा डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है? टोटल इनकम, यानी उसकी इनकम कम हो जाएगी, उसको कहेंगे शाबाश तुमने अच्छा काम किया। 2012 से पहले सारे फेडरल में जमा कराते थे। 2012 के बाद जब 18वीं तरमीम आई तो जिस कानून अपने अपने सूबे का, KPK का अपना कानून होगा, सिंध का अपना, बलूचिस्तान का अपना, पंजाब का अपना, उसके तहत जमा करवा देते हैं। अगर कोई ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको चाहिए कि वो किसको जमा करे, तो उसको मिल जाएगा डिडक्टेबल अलाउंस। और अगर वो किसको जमा करा देता है? किसी प्रोविंस को जमा करा देता है, किसी खास को, तो उसको डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। भाई तुमने फेडरल को जमा कराना था। क्लियर हो गया? चले आए पढ़ते। पहले है, दोनों तकरीबन सेम है, वर्कर वेलफेयर फंड और दूसरे में क्या लिखा हुआ है? वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड भी कहते हैं। एक में WWF और एक के आगे WPPF लिख ले। एनी पर्सन, पर्सन से मुराद बिजनेसमैन, ठीक है। शेल बी इंटाइटल टू, कौन से वाला पर्सन? पता है, मतलब इंडिविजुअल बिजनेसमैन भी हो सकता है, AOP भी हो सकती है, और हमारा पता है ना, ये कंसेप्ट है आपका पर्सन का। चले, तो तीनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फॉर एनी अमाउंट फॉर एनी वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर। जाहिर है, जिस 25 में देगा तो 25 में डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगी, 24 में देगा तो 24 में। टैक्स ईयर होता है ना, वो जुलाई से शुरू होता है, आगे जून तक जाता है, नॉर्मल टैक्स, ठीक है। अंडर कौन से वाला? वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस, ये फेडरल है। जब फेडरल था
तो उसका नाम था वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971। इसे आगे चलते हैं। उसके बाद अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड इनेक्टेड बाय द, जो प्रोविंसेस ने बनाया, हर एक का तो नाम नहीं लिखा जा सकता। आफ्टर कौन से वाला, 18वीं तरमीम 2010 में आई और 11-12 से ये लगना शुरू हो गए। ठीक है, 12 से तो उन्होंने मजबूर करना शुरू कर दिया था। चले, हाउएवर नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड वेयर एनी अमाउंट इज पेड टू द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में से किसी को पे कर दिया, किसने, बाय ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने किसको पे कर दिया, प्रोविंसेस को, तो नो डिडक्टेबल अलाउंस टू जो है विल बी अलाउड टू द नेस्ले। क्लियर हो गया? ठीक है। और ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, एक से ज्यादा सूबों में ऑपरेट कर रही हो। ठीक है, उसके ऑपरेशन हो। अगली लाइन अभी नहीं पढ़नी, अगली लाइन अभी छोड़ दे। पहले सारे फेडरल को देते थे ना, अब ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन फेडरल को दे रही है, और बाकी कोई एक सूबे में अगर कोई है तो वो किसको दे रही है, वो जो अपने अपने जिस सूबे में ऑपरेट कर रही है। आगे चलते हैं, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है। अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड, जो है ये कौन से वाला, दूसरा, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड। ठीक है, अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एनी अमाउंट फॉर वर्कर जो है पार्टिसिपेशन फंड पेड बाई कौन से वाला, पर्सन इन टैक्स ईयर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ, ये फेडरल है, कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन फंड कौन एक्ट कौन से वाला, 19, ये फेडरल हुआ करता था WWF के लिए, सॉरी WPPF के लिए। फिर उसके बाद एग्जैक्टली वही लाइन है, जल्दी से पढ़े। और ये आखिरी लाइन काट के इसके अलावा बाकी सारा पढ़। जी नहीं 2012 मैंने इस वजह से लिखा है, 2012 से इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ, बनना 2010 को था, सही लिखा हुआ, बनना 2010 को था, 11-12 से उन्होंने जोर लगाना शुरू कर दिया। प्रैक्टिकली ये इंप्लीमेंट कब हुआ, 2012 से, मतलब मैं इस वजह से 12 के बाद, उससे पहले देते रहे, यानी कानून बन गया 2010 में, उसका नाम रखा गया 2010 के नाम से, सही लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक लिखा। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? आगे चले, दरमियान वाले अगला जो 60D है अभी हम छोड़ रहे हैं, आगे चलते हैं। पर्सन, यहां पे बेटा सबको नजर आता है, कोई मसला तो नहीं? ठीक है, चल। पर्सन, इंडिविजुअल, AOP और कंपनी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजों को मशहूर यही है, इंडिविजुअल, AOP और कंपनी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जैसे फॉरेन गवर्नमेंट है, उसको भी इन्होंने पर्सन कह दिया। एक पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है, उसको भी पर्सन कह दिया, फॉरेन गवर्नमेंट को। अच्छा, फॉरेन गवर्नमेंट कुछ जगहों पे ना रियासतें होती है, जैसे इंडिया की, ठीक है, अमेरिका, तो अगर तो जो है इंडिया का वजीर आजम आ जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे वो भी पर्सन की तरफ से, यानी इंडिया की तरफ से। लेकिन अगर किसी रियासत का वजीर आला आ जाए, तो वो भी रियासत को भी हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं पॉलिटिकली सब डिवाइडेड। ठीक है, पॉलिटिकली सब डिवाइडेड जो है कोई डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट हमारी, फॉरेन गवर्नमेंट कोई, या फॉरेन गवर्नमेंट का कोई पॉलिटिकली सब डिवाइडेड हिस्सा, मतलब कोई रियासत, ये सारे पर्सन है। आखिर पे वो कहता है ये IMF वगैरह, यूनिसेफ वगैरह जो इंटरनेशनल इदारे होते हैं, ये भी पर्सन है। तो अब हम मेनली पर्सन तो कौन से वाला है, कोई इंडिविजुअल है, कोई AOP है, या कोई कंपनी है। ठीक है, ये तो है ही है। ठीक है, अच्छा, AOP पाकिस्तानी भी हो सकती है
और कौन से वाली, फॉरेन भी हो सकती। इसी तरह से कंपनी पाकिस्तानी भी हो सकती है और क्या हो सकती है, फॉरेन भी हो सकती है। क्लियर हो गया। अब इससे आगे जो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट यहां पे नहीं लिखा हुआ, बता देता हूं। जब गवर्नमेंट की बात आती है तो वो तीन तरह की, एक है फेडरल गवर्नमेंट, एक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये तो आपको पता है, ये शहबाज शरीफ वाली, ये मरियम साहिबा वाली, और ये, ठीक है। और एक होती है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे कुमेटी, ठीक है, LDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो ओवरऑल लाहौर को, ये जो सिटी गवर्नमेंट समझ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो पर्सन कह रहा है ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को कह रहा है, ये कहां पे है ये आगे कहीं पे पढ़ेंगे। अब वापस आते हैं, पर्सन से मुराद इंडिविजुअल, AOP दोनों, ठीक है, कंपनी दोनों, ये पर्सन है। फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोविंशियल और लोकल को नहीं करना। फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट की कोई रियासत या कोई इंटरनेशनल इदारा, आए पढ़ते हैं। पर्सन, फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड, पर्सन फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज ए पर्सन अंडर, कौन से वाला, जो भी कानून होता है, हर एक की चीज का कानून होता है। इंडिविजुअल भी पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है, AOP भी पर्सन है, इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड, एस्टेब्लिश, सबका एक ही मतलब है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे फॉरेन हो। तो चाहे कंपनी पाकिस्तानी हो, चाहे AOP हो पाकिस्तानी, चाहे कंपनी फॉरेन हो या पाकिस्तान की हो, ये सारे क्या हैं, ये पर्सन है, पर्सन है। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट भी क्या है, पर्सन है, फॉरेन गवर्नमेंट पर्सन है, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, किसी की रियासत, जैसे अमेरिकन केंटकी, ठीक है, इसी तरह से झारखंड, इंडिया की कोई रियासत, कोई भी ले लें, आसाम ले लें, जो भी लें, ठीक है। पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट से क्या मुराद है, किसी बाहर के मुल्क की कोई रियासत, हमारे लिए वो क्या है, पर्सन है। और फिर आखिर पे कौन से वाला, पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मसलन IMF, यूनिसेफ, ये इदारे हैं ना बड़े बड़े, इनको क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनिसेफ, तो ये सारे क्या है, पर्सन की डेफिनेशन। जल्दी से एक दफा पढ़े फिर आगे चलते। यहां तक हो गया बेटा, पढ़ना है, आपस में गप्पे नहीं लगानी। इंडिविजुअल, AOP और कंपनी, ठीक है। ये इंडिविजुअल की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई नहीं कर सकता। AOP की डेफिनेशन हम पढ़ने लगे, फिर कंपनी की कल पढ़ेंगे, आज AOP की डेफिनेशन। AOP यूजुअली क्या होती है, जैसे फर्म, पार्टनरशिप, यूजुअली बिजनेस के लिए होती है, पढ़ा होगा आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, फर्म में, ये तुम्हें समझ आ गई, ठीक है। दूसरा जो है उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, अगर तो ये खुद को रजिस्टर्ड करवा लें तो उसको फर्म कहते हैं, पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप एक्ट है, आप कैफ 2 में पढ़ेंगे, सॉरी कैफ 4 में, पता तो आप सारा है। तो वो बिजनेस के तहत होते हैं तो उसको फर्म कहते हैं। यहां तक क्लियर है। फर्म का यानी पार्टनरशिप के आप कहते थे पार्टनर, ऐसा ही है, पार्टनर्स, यहां पे उसको हम मेंबर कहेंगे। तो पार्टनरशिप में पार्टनर कहते थे, अब जब हम फर्म की बात करेंगे या AOP की बात करेंगे तो हम उसको क्या नाम देंगे, मेंबर, ठीक है। यहां तक ओके। फर्म, कुछ बंदे हैं वो इकट्ठे होते हैं टू शेयर प्रॉफिट, ऑब्वियसली लॉस भी अगर हुआ तो, क्लियर हो गया।
ये वो कुछ बंदे जो बिजनेस करने के लिए इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं हम आइंदा से क्या शेयर करेंगे आपस में, प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, ठीक है। और या तो ये सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं या फिर बाज दफा कोई एक आध होता है, ठीक है, और वो बाकियों की क्या होता है, इजाजत से काम कर रहा होता है। बाकी स्लीपिंग या साइलेंट पार्टनर नाम सुना, बाकी जरा साइलेंट होते हैं, साइड पे होते हैं, और एक जो होता है वो एक्टिव पार्टनर, ठीक है। कुल मिला के एओपी की डेफिनेशन हम बाकी पढ़ेंगे। फर्म, फर्म में क्या, मेंबर, मेंबर कौन से वाला, जैसे पार्टनर होता है यहां पे मेंबर होगा, ठीक है। यहां पार्टनरशिप नहीं कहना, एओपी कहना। एओपी में जो बिजनेस करती है वो क्या है, फर्म। फर्म के मेंबर है क्या, फर्म कुछ बंदे हैं जो इकट्ठे होते हैं ताकि वो कोई काम कर सके और प्रॉफिट शेयर कर सके। इनमें से या तो सारे के सारे काम करते हैं या फिर कोई एक आध करता है और बाकी साइलेंट रहते हैं, वो बाकियों की बिहाफ पे एक्ट करता है। यहां तक क्लियर? आइए जरा हम एक दफा देख लें फिर आगे चलते। हम पर्सन में से एओपी को पढ़ने लगे। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। नंबर 1 फर्म। फर्म को नीचे पढ़ते हैं, फर्म के नीचे डेफिनेशन, ठीक है। अभी मैं ये छोड़ रहा हूं, वापस आके पढ़ाता हूं। फर्म, फर्म से क्या मुराद है? फर्म मींस द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, कुछ लोग हैं वो इकट्ठे हुए, एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, ऑब्वियसली अगर लॉस होगा तो लॉस भी शेयर करेंगे, ऑफ अ बिजनेस। तो फर्म और बिजनेस, ये ख्याल रखना है। एओपी और भी हो सकती है लेकिन फर्म किसके लिए होगी? सिर्फ बिजनेस के लिए। कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, क्लियर हो गया? तो बंदे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा हम बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट शेयर करेंगे, या तो सारे करेंगे या कोई एक आध बाकी की जगह करेगा। मेंबर क्या होता है? इन रिलेशन टू एओपी इंक्लूड कौन से वाला? पार्टनर ऑफ द फर्म, उसको हमने मेंबर कहना है। तो हम यूजुअली पार्टनर कहते हैं, लेकिन हम जब क्या करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत उसको क्या कहेंगे? मेंबर। हम पार्टनर का वर्ड यूज नहीं करेंगे, जो भी होगा वही, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहां पे मेंबर्स का। तो फर्म में मेंबर, और फर्म क्या है? कुछ लोग इकट्ठे हुए बिजनेस करने के लिए ताकि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर सके। कोई सारे काम करेंगे या कोई एक आध करेगा बाकियों की जगह पे। क्लियर है बेटा? ठीक है, ले जी, फर्म हो गया और फर्म की नीचे डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और फर्म में फिर मेंबर होता है, और मेंबर यहीं कहीं पे जो है मेंबर और जो है हाँ मेंबर पार्टनर को कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अगली जो बात है वो ये है कि होता क्या है हमारे यहाँ इस्लाम में ना, वो रिश्तेदारों से भी पर्दे का है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट यही है कि जिसकी शादी होती जाए और वो अलहदा होता जाए, ठीक है। हिंदू में ये नहीं है, हिंदू में अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट है। तो होता क्या है, हर बंदे का अपना शनाख्ती कार्ड नंबर। आप देखेंगे जैसे आप बड़े होते हैं और जो है आपका खानदान नंबर अलहदा हो जाता है, मैरिड होते जाए खानदान नंबर अलहदा, ठीक है। तो आप बिजनेस कर रहे हो, वाले साहब बिजनेस कर रहे हो, चाचू कर रहे हो, तो या तो इकट्ठे होकर पार्टनरशिप बने या फिर हर एक का अपना अलग अलग बिजनेस होगा, ठीक है। हिंदू इस तरह से नहीं करते, वो एक ही बड़ा होता है, नीचे पता नहीं कितने बिजनेस होते हैं, सबको एक ही बिजनेस कहते हैं। वो कहते हैं फिर हम आपको ऐसे समझेंगे, जो क्या होगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, उसको भी हम किसका दर्जा देंगे? चाहे एक बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड हो। भाई तीसरी पूछता है, सारे इकट्ठे होके काम कर रहे हो, इतना बड़ा आपका कारोबार है, लेकिन आप कहते हैं इंडिविजुअल का काम है। इंडिविजुअल नहीं है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी हम क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? ठीक है, एओपी का ही दर्जा देंगे। तो अगर बाकी सारे काम कर रहे हों तो वो फर्म है, और अगर हिंदू भी फर्म रजिस्टर्ड करवा ले, पाकिस्तान में है हिंदू, मैं कराची गया हुआ तो मेरे ख्याल 10 लाख के करीब वहां पे जो है हिंदू वो है रजिस्टर्ड है, ठीक है। एओपी माशाल्लाह, अच्छा ठीक नहीं अच्छी बात है, अगर पीसफुली रह रहे हैं तो बड़ी बात है। पाकिस्तान में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यहां तक क्लियर है? ठीक है। इससे अगली बात, अगर वो बिजनेस के लिए नहीं है, से 4-5 बंदे इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा हम इस मस्जिद का ख्याल रखेंगे। अब ये अकेला बंदा नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये एक उन्होंने क्या बना ली? फर्म नहीं, फर्म तो होगा तो बिजनेस है, मस्जिद का ख्याल रखना बिजनेस नहीं है। एओपी तो है,
अच्छा, इसके लिए मुख्तलिफ वर्ड यूज करेंगे। कभी वो वर्ड यूज करेगा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, कभी इसको कहेगा कॉर्पोरेट बॉडी, कभी इसको कहेगा बॉडी, लिख ले ताकि ये आपको भूले ना। कभी इसको कहेगा आर्टिफिशियल, स्पेलिंग वहां पे लिखे हुए मेरे इतना अच्छे नहीं है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल, जुडिशियल भी कहते हैं, पर्सन। कभी इसको कहेगा बॉडी ऑफ पर्सन, कभी इसको कहेगा बॉडी कॉर्पोरेट। नहीं, मैं आपको बताता हूं ना, बॉडी कॉर्पोरेट, कभी इसको कॉर्पोरेशन। ये मुख्तलिफ वर्ड हैं जो वो यूज करता है। अब जरा सुने, इनकम टैक्स का कानून है, कोई 10वीं दफा पूछ रहा हूं, सेल्स टैक्स का कानून है, इस तरह पार्टनरशिप का भी कानून है, कंपनीज का कंपनीज एक्ट है ना। अगर तो ये सारे पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हूं तो ये क्या है, पार्टनरशिप यानी एओपी। और अगर ये सारे किसके तहत हूं, कंपनी के तहत, क्लियर हो गया, तो फिर क्या है आर्टिफिशियल, इंडिविजुअल नहीं है। पार्टनरशिप भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल आपको पता होगा ना, आर्टिफिशियल एंटिटी होती है ना। बंदा अगर पैसे लगाता है बिजनेस में तो बिजनेस कहता है मैंने अपने मालिक से उधार लिए हैं। एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी, समझ गए ना। तो ये बिजनेस चाहे एओपी है, नॉन बिजनेस है, जो भी है, इसकी अलहदा से शनाख्त है। अगर तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत हो तो पार्टनरशिप कहेंगे, और अगर कंपनीज एक्ट के तहत हो कंपनी कहेंगे। जरा ये देखिएगा, वर्ड देखिएगा, यहां पे क्या लफ्ज यूज किया है, एनी आर्टिफिशियल, इधर क्या, बॉडी ऑफ पर्सन। अब कंपनी की डेफिनेशन में है, ये देखिए दूसरा क्या लिखा है, लेकिन ये किसके तहत बनी होगी, कंपनीज एक्ट के तहत, और ऊपर वाले पार्टनरशिप। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जरा इसको बताते, अगर तो वो बिजनेस के तहत हूं तो हम उसको क्या कहेंगे, और अगर वो बिजनेस के तहत नहीं है, अच्छा वो पाकिस्तानी भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, बिल्कुल। ये देखें आप, फर्म, एनी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल, ये बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के अलावा मस्जिद का ख्याल रखने के लिए। और ये देखें एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर फॉरेन लॉ। क्लियर हो गया। तो इसमें बिजनेस और नॉन बिजनेस, हाउएवर ए कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड इन, होगी वो भी बॉडी ऑफ पर्सन, लेकिन वो किसके तहत हुई होगी, वो कंपनीज एक्ट के तहत। ये किसके तहत, ये पार्टनरशिप एक्ट के तहत, या कोई ऐसा एक्ट जो पार्टनरशिप या एओपी से मुताल्लिक। चलिए कुल मिला के बात करते हैं। चाहे आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन लिखा हो, बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हो, बॉडी ऑफ पर्सन लिखा हो, कॉर्पोरेशन, सबका मतलब एक है। हम देखेंगे किसकी डेफिनेशन के नीचे आ रहा है, तो उसमें वही कानून लगेगा। अच्छा, बिजनेस के तहत हो तो फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और कौन सी वाला, और ये फिर बिजनेस के लिए नहीं, ये किसी और के, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ना कहें, किसी और पर्पस के लिए, ठीक है। फिर ये कौन से वाला, एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ, ठीक है। तो ये दोनों पाकिस्तान की, और ये कौन से वाली, फॉरेन लॉ, लेकिन इसमें कंपनी शामिल नहीं है। क्लियर है। फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, याद इसी तरह से करने हैं, याद इसी तरह, जो लिखा हुआ है इज इट इज याद करेंगे, क्योंकि ये क्या है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन को एज इट इज याद करना है। लेकिन फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, और ये कौन से वाले, फॉरेन लॉ वाला, फॉरेन लॉ वाले। और इसको वो क्या कह रहे हैं, बॉडी ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, बॉडी ऑफ पर्सन, एक ही मतलब। क्लियर हो गया। ये डेफिनेशन हो गई। ये बिजनेस, ये नॉन बिजनेस, और ये बिजनेस और नॉन बिजनेस कौन से वाली, फॉरेन, लेकिन कंपनी को निकाल के। ओके, क्लियर हो गया। चले, ये आपकी आज की डेफिनेशन थी, बस इतना ही काफी है, ठीक है। और इसको याद करके आइएगा, कोई इतना बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं था, ठीक है। पढ़ाई में मैंने बार बार दफा, बस याद करते हैं, ये डेफिनेशन है, तकरीबन अक्सर डेफिनेशन है, ठीक है। ये देखिए टू और आगे सब सेक्शन है, इसी तरह से ये देखिए टू और सब सेक्शन है, इसी तरह से टू और सब सेक्शन है। जो टू वाली होती है ना, सेक्शन टू, उसमें सारी डेफिनेशन वो याद करनी है। वो
2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए वो आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। क्लियर हो गया? समझाना मेरा काम है, याद करना आपका काम है। अच्छा, फिर आएंगे ना जैसे जो है आगे वाले चैप्टर, वो एज इट इज याद नहीं करनी पड़ेंगे, वो अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन क्या होता है कि वो याद कर लें तो जरा ज्यादा बेहतर है। चले बेटा यहीं से स्टार्ट करें। थैंक यू।